नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। मित्रों, एक सवाल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कैसे कवि थे? आपको अजीब लगेगा, कविता की जिस दुनिया में मैं रहता हूं और कभी कभी आपको सैर के लिए ले जाता हूं, उस दुनिया में वाजपेयी जैसे कवि का क्या काम। सच ये है कि वो एक खराब कवि थे। इस बात के बावजूद कि एक कवि के रूप में एक नेता के अलावा उनके हिस्से लगातार शोहरत आती रही। मैं हैरानी से देखता रहा जगजीत सिंह, जो एक दौर में निदा फाजली और ऐसे कई शायरों के, मिर्जा गालिब के कलाम गाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को गाया। मैंने तब सोचा था कि जगजीत सिंह को सुनना छोड़ दूंगा, क्या किया है उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा शांत हुआ। मैं जानता था कि उनके गाए अच्छे गीत बचेंगे, ये गीत कहीं नष्ट हो जाएगा। तो वाजपेयी जी की कवि के रूप में ख्याति, एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि कोई राजनेता अपनी शोहरत के शिखर पे भी या अपने राजनीतिक सफर में भी कवि होने की कामना करता है। कवि होने की कामना कोई छोटी चीज नहीं है, वो एक बड़ी चीज है। लेकिन कवि होने की कामना और अपने कवि होने को थोप देना दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो इस देश के विदेश मंत्री बने, 1977 के बाद की बात है, तब अचानक सबको पता चला कि अरे, वाजपेयी जी तो कवि भी हैं। ठीक है कि उसके पहले उन्होंने पत्रकारिता की थी और ये भी चर्चा खूब सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ती है कि कैसे उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोहर श्याम जोशी को, जो संपादक थे, एक कविता भेजी थी और वो कविता पीएमओ से किसी ने बिना उनके हस्ताक्षर के अटल जी की कविता करके दे दी थी और अटल जी ने इसमें एक तुकबंदी लिख के भेजी कि भाई मेरी कविता का क्या हुआ। और मनोहर श्याम जोशी ने उन्हें एक वैसी ही दिलचस्प तुकबंदी से जवाब दिया था। लेकिन यह सच है कि वाजपेयी जी की कविता की समझ, ये बात मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, उनके प्रति उनकी राजनीति की समझ को लेकर भी मैं सवाल नहीं खड़े करूंगा। उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर जरूर गहरा एतराज रहा और शब्दों से उनके खिलवाड़ को लेकर, लेकिन कविता की समझ उनकी उथली ही थी। वो तुक्कड़ कवि थे, तुकबंदियां किया करते थे, मुक्त छंद में भी जो लिखते थे। और मजे की बात, इसका प्रमाण ये भी है कि जिन्होंने उनकी कविताएं पढ़ी वो भी उसको ठीक से समझ नहीं पाए। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता, सबसे ज्यादा उद्धृत की जाने वाली कविता है, जो बार बार गलत उद्धृत की जाती रही। गीत नया गाता हूं, काल के कपाल पे गीत नया रार नहीं ठा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लाइन ये थी, पंक्ति ये थी कि मैं हार नहीं मानूंगा, एक नया युद्ध छेड़ूंगा। लेकिन अब जिसको देख लीजिए, वो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कि हम युद्ध तो नहीं ठानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। इस वाक्य का क्या मतलब है? रार नहीं ठानूंगा क्योंकि किसी को उनके किसी वाक्य के से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब था तो उनकी ख्याति से, उनकी मेरी 51 कविताएं के नाम से प्रभात प्रकाशन ने जो संग्रह छापा था, मैंने उसको देखा था, उस पर जो चर्चा हुई थी वो भी सुनी थी मैंने। लेकिन वो कविताएं जो हैं, वो उनको पढ़ते हुए आप समझ जाते हैं कि बड़ी मामूली सी कविताएं हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस जीवन दर्शन की वो अपनी कविता में वकालत कर रहे हैं, उस जीवन दर्शन पे अमल नहीं कर रहे हैं। जैसे उनकी कविता हिरोशिमा के प्रति है। आप उस कविता को देखिए, हिरोशिमा की पीड़ा। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूं कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई
तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो परमाणु बम के आविष्कर्ताओं को वो कहते हैं कि इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, और अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दिन के नहीं 13 महीने का जो दूसरा कार्यकाल था 1998 में, उसके तत्काल बाद परमाणु परीक्षण कर डालते हैं। इन परमाणु परीक्षणों ने देश को क्या दिया, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी, और मुझे कविता मिल नहीं रही है, उनकी एक कविता जो है वो इस बात पे भी है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तो ये जो कविताएं हैं, खुद वाजपेयी जी जैसे किसी सदिच्छा के क्षण में, किसी सद्भावना के क्षण में लिख लेते थे और उससे बाहर आ जाते थे। उनकी कोई भी कविता आप उठा लीजिए, उसमें जो मोटी संवेदना है देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, इंसानियत की, ऊंचाई की, जाहिर है जो इतना लिखता है उसमें कई बार कुछ अच्छी पंक्तियां भी मिल जाती हैं। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव से भर दे। तो इसको लेकर जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। उसी की आखिरी पंक्ति में कहते हैं, मेरे प्रभु मुझे अपनी इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। फिर मैं कहता हूं कि कविता के स्तर पे बहुत कमजोर है, लेकिन ठीक है, भाव हैं, भाव तमाम जगहों पे होते हैं। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो इंसानियत के पक्ष में, प्रेम के पक्ष में, हत्यारा भी आंसू बहा देगा कभी कभी करुणा की कोई कहानी सुन के। तो ये वाजपेयी जी भी करते रहे हैं। लेकिन अचानक वाजपेयी जी का काव्य विमर्श लेके मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि अभी हिंदी एकेडमी ने जो पुरस्कार घोषित किए हैं, उनमें एक पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का भी है। जाहिर है कि बताएंगे कि अरे वो तो बहुत भारी कवि थे, लेखक थे। सच है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी उदारता के किस्से बहुत कहे जाते हैं, माना जाता है कि वो सदैव उदार हृदय थे। हालांकि मैं 5 दिसंबर का उनका वक्तव्य याद करता हूं, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की व्याख्या करते हुए इशारों इशारों में बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद को कैसे ध्वस्त करना है, क्योंकि जमीन समतल करने की कार सेवा की इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो दोस्तों, शब्दों के साथ खिलवाड़, शब्दों के गलत अर्थ निकालना, शब्दों के मनचाहे ढंग से उनकी व्याख्या करना, ये राजनेताओं को शोभा देता है, या शोभा न देता हो तो उनकी जरूरत है। वाजपेयी जी भी इस जरूरत से पैदा हुए थे, वो बेहद कामयाब राजनेता रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक नेता जब कवि होने पे उतारू हो जाए, तो कवि का काम है, कविता पढ़ने वालों का काम है कि वह अपने समय की अच्छी कविताओं को याद करें, अपने समय के बेहतर कवियों को याद करें और बताएं कि आप तो सरकार ऐसे कवि नहीं थे। शुक्रिया।